प्रधानमंत्री आवास योजना अपने आप में एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम जो बात करती है हाउसिंग फॉर ऑल की। यहाँ पर आपके जितने भी हाउसिंग यूनिट्स होते हैं उनमें पानी की अच्छी फैसिलिटी, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। पर उसके साथ ही ना यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का भी कंपोनेंट जोड़ा गया है। क्योंकि आपके जो घर यहाँ पे दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत आपकी महिलाओं के नाम के ऊपर वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है? या तो फीमेल मेंबर होगा या फिर जॉइंट नेम्स के अंदर हमें चीज़ देखने को मिलती है उसकी ओनरशिप। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, प्रॉपर फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। पर अभी ये जो पर्टिकुलर आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्सीज़ में आ गई है, स्पेशली इन केस ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। पर जो हमारे आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वहाँ के, जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने यहाँ पे क्या किया इसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री आवास योजना वाईएसआर, यानी कि अपनी पार्टी का नाम भी उसके साथ में जोड़ दिया। तो थोड़ा-सा सेंटर गवर्नमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने बहुत सारे जो फंड्स थे ना लगभग 4000 करोड़ फंड, वो अभी होल्ड के ऊपर डाल दिए गए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पैसे ये जो होल्ड पे डाले गए हैं। इसके पहले भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो विद रिगार्ड्स टू वेस्ट बंगाल, उस टाइम भी जो हमारी ममता दीदी हैं, उन्होंने यहाँ पे इसका नाम बदलकर बांग्ला आवास योजना रख दिया था। तब भी सरकार ने उनके पैसे होल्ड पे रख दिए थे और काफ़ी लंबे टाइम तक अभी तक भी इनके ना इनफैक्ट काफ़ी सारे पैसे अभी तक दिए नहीं गए हैं क्योंकि इन्होंने स्कीम का नाम थोड़ा-सा उसके अंदर बदलाव कर दिया है। अब क्या होता है इसके रिगार्डिंग कैसे जो सेंटर स्टेट के जो डिस्प्यूट्स हैं, ये सुलझते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। पर ये कुछ चीज़ें थी जो आपको विद रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री आवास योजना पता होनी चाहिए। तो दोस्तों डेट है आज की 6 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते दैट इज अहेड ऑफ एफएटीएफ रिव्यू सेंटर टेक्स मेजर टू इम्प्लीमेंट सजेशंस। देखो एक्चुअल में ना अभी इस साल एक अमेंडमेंट भी हुआ था जहां पर चार्टर अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरीज हो गया, इनके रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट क्या था मैं आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, हम समझ लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में यानी कि एफएटीएफ के बारे में। देखो एफएटीएफ की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉलिसी मेकिंग के लिए एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ये बन जाती है दो पर्पसेस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। बहुत बहुत दोनों ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे बातें हैं ना जो जहाँ पर हमें कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन चाहिए ही होगा। तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री में चलें तो हमें देखने को मिलता है कि 1989 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है ड्यूरिंग द G7 समिट इन पेरिस। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे? पेरिस, फ्रांस के अंदर। 2005 के आसपास ना इंडिया भी इसका पहले ऑब्जर्वर मेंबर बनता है, फिर 2010 के अराउंड यहाँ पे इंडिया इसका परमानेंट मेंबर यहाँ पे बन जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अराउंड 39 कंट्रीज आज के समय देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका ये यूएस हो गया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज हैं। साथ में यहाँ पे आपका यूरोपियन यूनियन भी है। इवन यहाँ पर आपका जो जीसीसी है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो भी यहाँ पे इसका मेंबर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आपने ना दो लिस्ट के बारे में पक्का ही पक्का सुना होगा। दैट इज वन ऑफ देम इज ब्लैक लिस्ट, जिसको हम यहाँ पर जो कंट्रीज आपकी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या टेरिटरीज होती हैं उनको इस लिस्ट के अंदर डाला जाता है। जैसे आज के समय अगर मैं बात करूं तो आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, आपका ईरान और आपका म्यांमार, ये तीन कंट्रीज आज के समय के ऊपर इसकी ब्लैक लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब रूल्स वगैरह बिल्कुल ही नहीं फॉलो करते, डायरेक्ट फंडिंग सपोर्ट करते हैं, वो हो गया। पर उसके अलावा भी एक लिस्ट होती है दैट इज ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट उन कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है जो कि एक सेफ हेवन माना जाता है, जहाँ पे टेररिस्ट फंडिंग होती है और आपको मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बेसिकली ना एक तरह की वार्निंग होती है कि अगर आपने ये वार्निंग नहीं ना मानी तब हम आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। अब ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, कौन-कौन यहाँ पे ग्रे लिस्ट के अंदर है। एक इम्पॉर्टेंट बात शायद आप लोगों को लगता होगा कि शायद पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंदर है। द आंसर इज़ नो। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हुआ करता था, पर उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, फिर उनका असेसमेंट हुआ, उसके बाद देखा गया कि नहीं, अब इनको ग्रे लिस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के समय के ऊपर पाकिस्तान इज़ नॉट इन द ग्रे लिस्ट। तो सर कौन है ग्रे लिस्ट के अंदर? देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। बारबाडोस, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, क्रोएशिया, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो लिस्ट आप याद नहीं कर पाओगे। तो बस मैं बेसिकली एक बता रहा था कि हाँ, ग्रे लिस्ट के अंदर अब पाकिस्तान अब नहीं है।
एक सवाल आपके दिमाग में और भी आएगा, सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या रहते हैं इसके, अगर मान लो किसी को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो कोई फाइनेंशियल एड वगैरह नहीं इनको यहाँ पे मिलती, जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या मिलती है तो बहुत ही मुश्किल शर्तों के ऊपर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इनको ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इंडिया के केस में आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो इनके रीजनल पार्टनर्स होते हैं ना, एशिया पैसिफिक ग्रुप उसका भी, और यूरेशियन इकोनॉमिक ग्रुप का भी यहाँ पे मेंबर है। एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, जो आईएमएफ है ना, वो ऑब्जर्वर है एफएटीएफ का, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्टार्ट जब हुआ था, स्टार्टिंग इसमें ऑब्जेक्टिव था सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, पर बाद में देखा गया कि नहीं, टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव बाद में टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इंक्लूड हो गया था। तो ये बात थी विद रिगार्ड्स टू एफएटीएफ। एक बात और भी है, वो बात ये है कि भैया जो रशिया है ना, इसकी मेंबरशिप अभी सस्पेंडेड चल रही है। रीज़न आप जानते हो, रीज़न देखो, जब कहीं न कहीं, ठीक है, पिछले साल ही आई थिंक, या इस साल ही की बात है, इनफैक्ट इस साल की है, ठीक है, जब रशिया की मेंबरशिप यहाँ पे सस्पेंड करी गई थी। अब थोड़ा साथ में ना ये सीएसीएस वाला क्या मुद्दा है, इसको भी समझ लेते हैं विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको देख लेते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि अलग-अलग काम हो सकते हैं, जैसे मान लो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना हो, कुछ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करना हो, नई कंपनी को एस्टेब्लिश करना हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है ना, कि एक एक पर्सन इसको नहीं कर पाता। मतलब मान लो कि मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, मेरे लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपने सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कई बार कुछ जगह पे कंपनी सेक्रेटरीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, कई जगह पे सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, इनकी हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो हमारे बिहाफ़ पे ना ये लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, है कि नहीं? पर अब आप नोटिस करो, ये कौन है? ये हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है? काफ़ी बार क्या होता है, इनको अच्छी खासी जानकारी हो जाती है, मतलब इनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं। अब मान लो कल को मेरे पास कुछ ब्लैक मनी है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना? और मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप ये चीज़ करो, ठीक है ना? तो यहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब, कि ये भी पीएमएलए के अंदर आ गए हैं। कहने का मीनिंग क्या है? कल को क्लाइंट के पास हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा है, ये बहुत पैसा है। तो कल को इनकी ज़िम्मेदारी बनती है ये चेक करें कि आखिर क्लाइंट के पास सोर्स ऑफ फंड्स आखिर कहाँ से आया है। कोई जो ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, उसका वो उस चीज़ के पीछे का पर्पस क्या है? तो इनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज़ एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की, इनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि इनको भी हमने एज़ अ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की तरह ट्रीट किया है अंडर पीएमएलए। तो ये बात ध्यान रखना कि अब ये क्या बन गए हैं? रिपोर्टिंग एंटिटीज़ बन गए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस तरह से अब इनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अगर कल को इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर ये चीज़ें बाय कर रहे हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे, और पीएमएलए के साथ वो कहीं न कहीं कंप्लाई नहीं करते, तो इनके ऊपर भी यहाँ से अब केसेज़ वगैरह चलेंगे। ये भी रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे माने जाएँगे। तो पीएमएलए को हमने स्ट्रेंथन किया है, और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसके अंदर इंक्रीज़ किया है। तो ऐसे होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा? जो फ्रॉड प्रैक्टिसेज़ हो रही है ना कहीं न कहीं, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं अकाउंटेंट्स, जो अपने क्लाइंट्स को मदद करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, वो अब रुक जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर ऐसे पकड़े गए, कल को पीएमएलए लग जाएगा उनके ऊपर। साथ में ही जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, उनको भी ये हेल्प करेगा, ठीक है ना? कोई ना कोई, जैसे मान लो कि कोई पर्सन, कोई उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वहाँ पे सीए उसका चेक करेगा ना कि कहाँ से पैसा आया, इतना सारी चीज़ें, तो डेफ़िनेटली इस तरह की चीज़ें भी हम रोक सकते हैं। थोड़ा-सा पीएमएलए के बारे में हम पढ़ना चाहें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में, तो इससे क्या हो रहा है, हम मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, अगर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एंटिटीज़ का, जैसे ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आती है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग। आप लोग देखते भी होंगे आजकल की, ईडी ने यहाँ पे रेड कर दी, ईडी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर दिया, तो उसी की बात हो रही है। उसी तरह से इसके पीछे की पूरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, एनालाइज़ करना, ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है? इट कम्स अंडर एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों का नाम तो आपको वेरी श्योर पता ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसी तरह से अलग-अलग जो ऑफेंसेस है, फिर वो देखे जाते हैं कि उनको कौन ठीक है ना, कौन-सी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर आता है, कि लोकल पुलिस हो गया, सीबीआई, कस्टम्स, सेबी, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एक्ट कैसा है, उसके हिसाब से चीज़ें देखी जा सकती हैं। सर, तो अगर मान लो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व करता हुआ कोई पर्सन पाया गया, तो क्या किया जा सकता है? देखो, उसकी प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह को हम सील कर देंगे, ये सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। साथ ही साथ उनको फाइन लगाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? हो सकता है किसी ने हज़ारों करोड़ का घपला किया हो, तो वहाँ पर फाइन ज़्यादा लगेगा उसके ऊपर, ठीक है? तो फाइन की ऐसे कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 इयर्स, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखना, अभी न्यूज़ क्या थी कि जो सीए
सीएस और जो सीडब्ल्यूएज हैं, इनको भी हमने रिपोर्टिंग एंटिटीज के अंदर इंक्लूड कर लिया अंडर पीएमएलए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिल्कुल ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझना क्या लिखा है, लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म। क्या अर्थ है इस चीज़ का? देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी महिलाएं काम करती हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, तो यहाँ पर ना उनका रैंक क्या है, क्या उनकी सीनियरिटी क्या है, मतलब उस हिसाब से ना उनको यहाँ पे जो लीव बेनिफिट्स हुआ करते थे वो जाते थे। सर किस तरह के बेनिफिट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, चाइल्ड केयर बेनिफिट हो गया, चाइल्ड अडॉप्शन लीव हो गया, ये सारे जो बेनिफिट्स थे ना, अब यहाँ पर बोला गया है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक, उनका रैंक कुछ भी हो, उन सबको हम यहाँ पे यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से आप इसको ना वुमेन एम्पावरमेंट भी आप बात कर सकते हो, वुमेन का इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन की बात करी गई है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ये छोटा सा बिल्कुल पॉइंट था जहाँ पता होना चाहिए कि एक तरह से ना महिलाओं को भी हम यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी पर्सनल लाइफ को साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये स्टेप उसके अंदर काम करने वाला है। बाकी डेफ़िनेटली हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ के अंदर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बढ़े, उसके लिए भी काम किया गया है। प्रधानमंत्री जी का विज़न ही यही है कहीं न कहीं, नारी शक्ति यानी कि वुमेन पावर। जो तीनों की तीनों आपको सर्विसेज़ आपको देखने को मिल जाएँगी, वहाँ पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ काफ़ी अपने आप में अच्छी बात है। आगे चलते हैं, छोटा-सा टॉपिक एक और है विद रिगार्ड्स टू पनामा। एक्चुअली पनामा के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है ना, वो न्यूज़ तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे एक लॉ पास किया गया है जहाँ पर माइनिंग कंसेशंस को बैन किया गया है। दैट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है इसकी लोकेशन के बारे में, पनामा की लोकेशन के बारे में। यहाँ पे समझो, ये आपका आप जानते हो ऊपर वाली साइड आपका नॉर्थ अमेरिका देखने को मिल जाता है, नीचे आपका साउथ अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बीच में आपका पनामा देखने को मिलता है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये कनेक्टिविटी है। दरअसल में ना यहाँ पर क्या है, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है सेंट्रल अमेरिका, जो कि लोकेटेड है इस्थमस ऑफ पनामा के ऊपर। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो इसका बॉर्डर टच होता है नॉर्दर्न साइड के ऊपर कोस्टा रिका के साथ, एंड सदर्न साइड के ऊपर यहाँ पे आपका कोलंबिया के साथ इसका यहाँ पे बॉर्डर टच होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। अब एक साइड आप नोटिस करो, यहाँ पर इधर आ गया आपका पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर आपका आ गया अटलांटिक ओशियन। उसके बीच में ना कनेक्टिविटी कहाँ से हो रही है? इस माध्यम से यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा, सर ये इस्थमस क्या होता है? देखो जब हम बात करते हैं ना इस्थमस की, तो इस्थमस क्या होता है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है जो कि दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ये कनेक्ट कर रहा है। एंड आपकी जो बॉडीज ऑफ वाटर है, जैसे इस केस में पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, उनको यहाँ पे सेपरेट कर रही है। तो क्या हो गया, इस्थमस ऑफ पैनमा कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड इट सेपरेट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। आप ये बात भी यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस एरिया की अगर मैं आपको बात करूँ, पैनमा के आसपास का जो एरिया है, तो यहाँ पर पैनमा कैनाल जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 82 किलोमीटर लंबी कैनाल है जो कि किसी भी पर्पसेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे सोर्सेज़ हैं पर एक्चुअल में ना उनको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया। ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे आपको अलग-अलग ना रिसोर्सेज़ देखने को मिल जाएँगे, पर अभी तक बहुत पोटेंशियल ज़्यादा है, अभी तक हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। पेट्रोलियम रिज़र्व भी यहाँ पे हमें इस एरियाज़ के अंदर अराउंड देखने को मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा-सा पता होना चाहिए आपको पैनामा के बारे में। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इट इज़ पाकिस्तान लोन रिक्वेस्ट टू आईएमएफ। ठीक है, पाकिस्तान ने, देखो आप जानते ही हो हालत ख़राब है पाकिस्तान की, आज से नहीं है, बहुत लंबे टाइम से हालत पाकिस्तान की ख़राब है, ये सब जानते ही हैं। अब ऐसे समय के ऊपर वो क्या करता है, एसबीए, एसबीए क्या है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट लोन रिक्वेस्ट देता है, किसको? आईएमएफ को। क्या है सर ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट? देखो एसबीए की जब मैं बात करूँ ना स्टैंड बाय अरेंजमेंट की, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है उन कंट्रीज़ को जिनको पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम होता है। बात समझ आई एसबीए क्या है? ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया इसके अंदर? देखो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। ना इंडिया ने हाँ में वोट डाला, ना इंडिया ने ना में वोट डाला। ऐसा हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उसने बोला। क्या सर हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि हमने वोटिंग क्या करी? द आंसर इज़ नो। यहाँ पर आईएमएफ पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करता कि किस कंट्री ने कैसे वोट किया, पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बता दिया कि हाँ जी, हमने तो एब्सटेन किया है यहाँ पे। राइट। और थोड़ा आईएमएफ के बारे में आप देखना चाहो तो आप जानते हो 1944 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वर्ल्ड बैंक भी उसी टाइम ही एस्टेब्लिश हुआ था। इसी वजह से इनको ब्रेटन ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहीं पर ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी ना, वहीं पर इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। राइट, यहाँ पे आज के समय नियरली 190 मेंबर कंट्रीज इसकी देखने को मिल जाएंगी। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको 24 मेंबर देखने को मिलते हैं, जो कि किसी एक या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज से यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। अब जो इंडिया है वो भी यहाँ पर है। ठीक है, इंडिया के पास कितने परसेंट राइट है? 3.05% वोटिंग राइट्स देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, वो साथ ही साथ आपके बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका,
इनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान लोन रिक्वेस्ट टू आईएमएफ जो पता होने चाहिए। एक देखो, एयर पोल्यूशन तो आप समझते ही हो, ठीक है? दिल्ली के अंदर दिन प्रतिदिन एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, राइट? यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग खबर है जो बता रही है क्या, कि नंबर ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली ना हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं शिकायत लेके कि भैया हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो आप एक्चुअली समझो यार, एयर पोल्यूशन के ना इम्पैक्ट अलग-अलग जगह पे हो देखने को मिलते हैं। आप इसका हेल्थ के सेक्टर के ऊपर देख सकते हो, आप एजुकेशन के ऊपर देख सकते हो, बच्चों को देखो बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स शट डाउन कर दिए गए हैं, और भी बढ़ाया जा सकता है इसको। आप इकोनॉमिक सेंस में देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल लेबर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, कहीं न कहीं उसमें कमी आ जाती है, ठीक है? आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे, तो काम कैसे करोगे अच्छे से? जो हमारा यूथ है, कहीं न कहीं उसकी जो एज है, जिसको बोलते हैं ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहीं न कहीं वो कम होती जा रही है, जो दिल्ली में लोगों को के रहने वालों की। तो ये सारे के सारे ना एयर पोल्यूशन के बहुत ही मल्टीफेसेटेड डिसएडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, देखो जो हमारे पराली जलाने की जो बात होती है, जो स्टबल बर्निंग की, तो स्टबल बर्निंग में ना एक कंसर्निंग चीज़ ये देखने को मिली है कि कल के दिन 3230 फार्म फायर्स पंजाब में देखने को मिली। जो कि आज तक का इन द सेंस इस सीज़न का सबसे बड़ा नंबर है। तो ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब इतना ज़्यादा जब होगा स्टबल बर्निंग, तो डेफ़िनेटली देखो एयर पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो काफ़ी सारे ना कंसर्निंग न्यूज़ विद रिगार्ड्स टू एयर पॉल्यूशन है, एंड डेफ़िनेटली आपको ये मुद्दा ना मेंस के पर्सपेक्टिव से रेडी कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ये बढ़ेगा, ठीक है? तो पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, राइट? एक छोटा-सा टॉपिक और है विद रिगार्ड्स टू नेपाल अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है? वीकेंड के ऊपर हमें देखने को मिला कि एक 6.4 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक था, वो यहाँ पे नेपाल में हमें देखने को मिलता है। अब देखो, जब हम बात करते हैं ना रिक्टर स्केल की, तो रिक्टर स्केल दरअसल में 1935 के अंदर इन्वेंट हुआ था बाय चार्ल्स एफ रिक्टर जी के द्वारा। ये क्या बताता है? ये बताता है जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 0 से 10 के बीच में हो सकता है। तो बेसिकली ना ये मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड क्या है आपके अर्थक्वेक का, जो बेसिकली एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, उसके बारे में यहाँ पे बताता है। एक सर दूसरा स्केल भी होता है, उसका क्या नाम था? उसका नाम देखो होता है आपका मर्कली स्केल। मर्कली स्केल दरअसल में आपकी ना इंटेंसिटी को बताता है, कि बेसिकली आपका जो डैमेज हुआ, वो विज़िबल डैमेज हमें कितना देखने को मिल रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे मर्कली स्केल यहाँ पे बताता है। ठीक है? आई होप आपको मर्कली और आपको रिक्टर के बीच में फ़र्क पता लग गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल स्टैटिक का ही पार्ट है, आपको जानते हो फ़ोकस और हाइपोसेंटर के बारे में। बेसिकली फ़ोकस और हाइपोसेंटर आपके वो जगह होती है, जहाँ जो वो पॉइंट होता है अर्थ के अंदर जहाँ पर एक्चुअल में अर्थक्वेक की जो रप्चरिंग है वो स्टार्ट होती है। एक पॉइंट होता है एपिसेंटर, जो कि पॉइंट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जस्ट अबव द फोकस, राइट? बाकी आप सीस्मिक वेव जानते हो, यहाँ से एनर्जी इस तरह से वो वेव्स होती हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं आपकी एनर्जी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बाकी नेपाल के अंदर अर्थक्वेक इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? बेसिकली पॉइंट वही है, देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और आपकी यूरेशियन प्लेट है, वो टकराती हैं, तो इस वजह से ये चीज़ आती है। दिल्ली के अंदर भी देखो रिसेंटली आपको कुछ ना कुछ अर्थक्वेक देखने को मिलते रहते हैं, दिल्ली और उसके आस-पास रीजन्स के रिगार्डिंग, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एक छोटा-सा टॉपिक और, सीड कैपिटल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने आपको समझाया हुआ है काफ़ी बार। आप जानते हो जैसे मान लो एक महिला है, ठीक है? एक महिला के पास हो सकता है थोड़ा बहुत अपनी थोड़ी सेविंग्स हो, पर अपने आप में ना बहुत कुछ ये कर नहीं पाएगी शायद, कि अकेली मतलब। अगर मान लो इसी तरह की इसने अपने साथ 10 महिलाएँ और जोड़ ली, तो एक अच्छा खासा उनके पास पैसा बन जाएगा, और साथ ही साथ अपना स्किल्स भी बन जाएँगे, ठीक है? एक-दूसरे से भी सीख सकती हैं। तो हुआ क्या ना, उन्होंने पैसे को पूल किया, अपने स्किल्स को पूल किया, उससे हो सकता है कल को एक छोटा-मोटा वो बिज़नेस खोल सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे बन सकती हैं, अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अच्छे से प्रमोट करें। तो महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए ना एसएचजी अपने आप में बहुत अच्छा एक टूल है। तो अभी क्या हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना एक सीड कैपिटल असिस्टेंस दिया है, कितना 380 करोड़ का, लगभग 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को। थोड़ा-सा बस यहाँ पे ना मुझे आपको सीड कैपिटल के बारे में बताना था। देखो सीड क्या होता है? सीड जैसे हम पौधे की बात भी करते हैं, तो बिल्कुल जब उसकी स्टार्टिंग होती है, तो उसी को हम सीड बोलते हैं, मतलब वहीं से वो स्टार्टिंग होती है उसकी। तो जब मान लो कि आपकी, जैसे ये महिलाओं की मैं बात कर रहा था, इनको यार खड़ा करना है, कुछ बिज़नेस के बारे में सोच रही हैं, तो स्टार्टिंग में इनको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा। तो वो जो पैसा उस समय के ऊपर होता है, जब बिल्कुल, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार्टअप, उसके अंदर जो पैसा यूज़ होता है ना, उसको बोला जाता है सीड कैपिटल। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, आजकल कई ऐसे फाइनेंस के टर्म्स भी ना यूपीएससी पूछने लग गया है। तो सीड कैपिटल आप ध्यान में रखोगे, इससे कहीं न कहीं देखो उनकी पैकेजिंग, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग सारी बेहतर होंगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
एक हमारा देखो यहाँ पे मिशन भी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं यही है कि जो महिलाएं हैं, पूरा रूरल वुमेन है, उनको एसएचजी के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, मीनिंग मैंने आपको एसएचजी का समझा ही दिया। तो ये था आज का डिस्कशन। कोशिश कीजिएगा इसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इनको होमवर्क के अंदर करने की, और मुझे नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 2 एमसीक्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है, इसका भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। थोड़ा इसके बारे में भी कल अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका वो क्वेश्चन था और दूसरा आपका इन्फ्यूज मिशन के रिगार्डिंग हो जाएगा। लास्ट सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कस कर लेते हैं। एक था एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में। ये कह रहे हैं मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर है। अरे बिल्कुल गलत है भैया, हमने देखा था वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल 26 कॉरिडोर देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम यहीं पर है। जीका वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, देर इज नो वैक्सीन फॉर जीका, दैट इज ट्रू। सर्ट इनकी बात करें तो कह रहे भैया होम अफेयर्स जिसकी मिनिस्ट्री है, अरे नहीं भैया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर इसका नोडल मिनिस्ट्री देखने को मिल जाती है। उसी तरह से देखो आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लेके आया हूँ, ठीक है, इसको पढ़ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इस बार का जो 6th असेंबली हमें देखने को मिली, वो दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम है वहां पर देखने को मिली। आईएसए का फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015। इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा, एंड साथ ही साथ आपके फ्रांस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था साथ में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस करो तो आईएससी का टारगेट क्या है, 1 TW ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030, ये यहाँ पे इसका फोकस है। और इसके लिए $1 ट्रिलियन इसको अचीव करने मतलब चाहिए होंगे, ताकि इस टारगेट को हम यहाँ पे अचीव कर पाए। तो बेसिकली जो पहली बात कह रहा था वो बिल्कुल ठीक है। उसी तरह सेकंड भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट ही है, यूएनजीए के अंदर इनको ऑब्जर्वर स्टेटस बिल्कुल यहाँ पे मिल गया था 2021 के अंदर, कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। ये बात भी ठीक है। पूछा था उसने नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट के अंदर ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने शायद ना इसका आंसर मैं देख रहा था सी भी लिखा हुआ है, पर नहीं भैया, पढ़ा करो कि यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आंसर तक पहुंच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था आपका आरडीएसएस के बारे में, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका ना कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं, तो एक तो कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इनको बनाती हैं, बेसिकली जनरेट करती हैं, उनको बोलते हैं हम जनरेटिंग कंपनीज, या फिर इनको हम जेनको के नाम से भी जानते हैं। फिर बीच में इस चीज़ को जो वो कंपनीज आ जाती हैं जो इनको ट्रांसमिट करती हैं, उनका नाम हम रख देते हैं ट्रांसकोस। ऑन द अदर हैंड जो आपके घर तक लेके जाती है ना, उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ जाता है, इनका नाम पड़ जाता है आपका डिस्कॉम्स। तो जो डिस्कॉम्स है ना, इनकी हालत हमेशा से ही खराब रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जब मैं बात करता हूँ, स्पेशली जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हमें देखने को मिल जाती है। अब इसीलिए इनकी हालत को सुधारने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली जो आरडीएस है ना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, वो भी इसी डायरेक्शन में काम कर रही है कि आपकी डिस्कॉम्स की जो हालत है ना, उनको यहाँ पर सुधारा जा पाए। इसी के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम हमें देखने को मिल जाती है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपके जो गवर्नमेंट ओन्ड आपकी डिस्कॉम्स होती है ना, उनके लिए है। दिस इज नॉट फॉर प्राइवेट सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप थोड़ा और नोटिस करोगे ना, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एटी एंड सी लॉसेस। क्या बोला मैंने, एटी एंड सी। सर ये एटी एंड सी क्या होता है आपका, एग्रीगेट, टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। देखो इन पर्टिकुलर जो कंपनीज की बात कर रहा हूँ ना मैं, डिस्कॉम्स की, इनको कुछ लॉस देखने को मिलते हैं। सर कैसे लॉस, एक होते हैं आपके टेक्निकल लॉस। टेक्निकल लॉस का मतलब आपका जब चीज़ें ट्रांसमिशन हो रही थी, जब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम के ऊपर कुछ आपका जो पावर का फ्लो है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, उसको नाम हमने दीजिए क्या, टेक्निकल लॉस। दूसरा होता है आपका कमर्शियल लॉस। कमर्शियल लॉस का मतलब क्या, अरे बिजली के कुछ लोग चोरी नहीं कर लेते, उसका नुकसान किसको हो रहा है, इन्हीं डिस्कॉम्स को ही तो होगा। तो ये सारे लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में ना नंबर बहुत ज़्यादा है एटी एंड सी लॉसेस का। तो यहाँ पर कोशिश क्या है कि इस नंबर को हम 12 से 15% लेकर आ पाए बाय 2024-25। ये हमारा पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट है डिस्कॉम्स को, ताकि कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटरिंग की तरफ वो मूव करें। स्मार्ट मीटरिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, स्मार्ट मीटर आप समझते हो, सारी इन्फॉर्मेशन ना उसके रिगार्डिंग पता लग जाएगी, आपके जो मीटर का कैसे वर्किंग चल रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, डिफेक्टिव मीटर जैसे आज के समय के ऊपर देखने को मिलते हैं, पावर की चोरी होती है, ये सब चीज़ें वहाँ से रोकी जा सकती हैं। तो आपकी बिलिंग ना ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी।
तो ये और ऊपर से आपको पता भी लगता रहेगा कौन-सी पर्टिकुलर आपकी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, उसकी वजह से आपका ज़्यादा बिजली यूज़ हो रही है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेकंड भी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि डिस्कॉम्स को मैंडेटरी है इसका पार्ट बनना। नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्कॉम्स को मैंडेटरी नहीं है, आपका एक ऑप्शनल स्कीम है। और चौथी बात ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दरअसल में उसने पूछा था कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो टोटल 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएँगी। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, समझा दिया है आपको। ठीक है? तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को आप भी बेहतर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर इसी तरह से कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।